कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर, एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल चैप्टर है और ये है पीरियोडिक टेबल। दोस्तों ये चैप्टर आपने सबसे पहले 10th क्लास में देखा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नाम से। इसी को हम थोड़ा सा इलोबरेट कर रहे हैं इसको हम, कि कैसे हम जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, या ये कहें पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी कैसे स्टडी करें। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक चैप्टर पीरियोडिक टेबल। देखें इसके अंदर जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, इसको आप यहां पर ये जो है वर्टिकल है, इसको आप हॉरिजॉन्टल इमेजिन करें कि ये हॉरिजॉन्टल है और पीरियोडिक टेबल को इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें यहां पर जो आपको बॉटम में नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में लेफ्ट साइड में होगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, मेटल्स होंगे। ये जो आपको डार्क लाइन नजर आ रही है, ये डार्क लाइन है मेटलॉइड्स, और डार्क लाइन के ऊपर नॉन मेटल और नीचे जितनी ये है मेटल्स। मेटल ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल कम है। और जो टॉप में जो लाइन नजर आ रही है, ये है गैसेस। ठीक है दोस्तों। और जो लास्ट में राइट साइड में, जो कि वैसे पीरियोडिक टेबल के बॉटम में होता है, ये जो बॉटम में, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे। इनको पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं है, इनके लिए अलग से ये ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल, एक एक करके इनके फंक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज, कैसे डिस्कवर हुआ पीरियोडिक टेबल, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल की, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं, हम पुराना हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं इसके अंदर, सीधा हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आ रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर हम ये कह सकते हैं मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। दोस्तों मेंडलीफ साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल तैयार की थी। ऑलमोस्ट 65 एलिमेंट्स उसने अरेंज कर दिए थे। कुछ उसकी कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिनको हमने कंप्लीट करके उनको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया है। जैसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हमने कहा था कि पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, वहां पर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। यहां जो पीरियोडिक फंक्शन आया है, या ये कहें जो पीरियोडिक लॉ है, वो मोज़ले साइंटिस्ट ने दिया, और इस मोज़ले साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी ये कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होगा। और इसके लिए मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरेज की, वो एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी का रूट जो था वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहां पर उसने उनको एक बेस मिल गया ये चेक करने के लिए कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस तरह से इसने आगे देखते हैं इसके पीरियोडिक फंक्शंस, इसका रूल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये लॉ क्या है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशन आएगा। पीरियोडिक मतलब कि एक फिक्स इंटरवल के बाद में वेरिएशन, रिपीटेशन, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन। और ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे इसको डिजाइन किया गया है। 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, 9 वर्टिकल कॉलम्स, इनको हमने ग्रुप कहा है। इसके अलावा इसको हमने नेमिंग की फर्स्ट टू एट्थ ग्रुप जो है, इसके अलावा 0 ग्रुप, फर्स्ट टू 8 एंड 0 ग्रुप। इसको हमने इस तरह से, जो 0 ग्रुप है वो इनर्ट गैसेस के लिए रिजर्व है। यहां पर 1 to 8 एंड 0 ग्रुप। इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल बाय रेमसे, साइंटिस्ट रेमसे ने इनर्ट गैसेस को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज, इन 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज को नाम दे दिया गया पीरियड्स, यानी 7 पीरियड एंड 9 ग्रुप्स। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, अभी हम लॉन्ग फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसी का एक मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, तो ये जो इसके बाद एक और पीरियोडिक टेबल हमने इंट्रोड्यूस की, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और किया गया। और वो बेसिक मॉडिफिकेशन क्या था कि जो 9 हमने ग्रुप्स डिवाइड किए थे, जिनको हमने 9 ग्रुप्स कहा था, वो 9 ग्रुप्स जो हैं अब क्या बन गए,
18 ग्रुप बन गए। 9 को हमने, यानी ये कहें कि हर एक ग्रुप को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहां पर 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप्स आ गए अब 18। तो यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज फर्स्ट टू 18th ग्रुप। इस बार हमने 0 ग्रुप को 18th ग्रुप नाम दे दिया है। अब इसमें अगर हम रिलेट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से या मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से, इन ग्रुप्स को अगर रिलेट करते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है कि जो फर्स्ट ए था, फर्स्ट ए ये बन गया फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए बन गया फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो था सेकंड ए वो बन गया सेकंड ग्रुप। थर्ड जो था ये बन गया थर्ड ए ग्रुप, जो था वो थर्ड ग्रुप बन गया। और इस तरह से हम इसको जो 8th ग्रुप था उसको हमने 3 ग्रुप्स 8, 9, 10 में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बी जो था वो ग्रुप नंबर 11 बन गया, सेकंड बी जो था 12, 13 और 0 ग्रुप जो था वो 18 बन गया। इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ग्रुप्स बनाते चले गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं इसके पॉइंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियड्स हैं, हमने कहा 7 पीरियड्स हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। देखें, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें n की वैल्यू 1, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसेल इसमें होगा ओनली 1s। ये आउटर मोस्ट की बात चल रही है, आउटर मोस्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स और वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। शॉर्टेस्ट ग्रुप है ये, शॉर्टेस्ट पीरियड है जिसमें 2 ही एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप में जो आउटर सबसेल है वो है 2s2p, 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम 2 नियोन, और इसको हम शॉर्ट पीरियड कहेंगे, 8 एलिमेंट्स। थर्ड में 8 आएंगे, इसमें भी सोडियम से आर्गन तक है, ये भी शॉर्ट है। अब फोर्थ जो है इसमें डी ब्लॉक एंटर कर जाते हैं, डी ब्लॉक, और 18 ग्रुप आ जाएंगे इसमें पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक, और इसको कहेंगे लॉन्ग। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें फिफ्थ में अगेन 18 डी ब्लॉक चल रहा है, यहां पर भी रुबिडियम टू जिनोन, और इसको भी हम लॉन्ग कहेंगे। नेक्स्ट जो 6th है उसमें एफ ब्लॉक एंटर कर गए हैं, एफ एंटर कर गया है 32 हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, CGM2 रेडॉन, और ये लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट। और सबसे लास्ट 7th जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। जो भी कोई नया एलिमेंट आएगा वो 7th पीरियड में ही आएगा। ये हमने एक समरी देखी पीरियड्स की कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें आउटर कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सबसेल क्या होंगे और उसको हम क्या नेम देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल के। सबसे पहला है डायगोनल रिलेशनशिप, और ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसलिए हम इनको ब्रिज एलिमेंट भी बोल देते हैं। ब्रिज एलिमेंट, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के सिमिलर होती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने ग्रुप के कंपैरिजन में जो नेक्स्ट, अपने ग्रुप के कंपैरिजन में नेक्स्ट ग्रुप का जो मेंबर होगा उससे डायगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं। ये इसमें हम इनको नाम दे देते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इनका चार्ज रेडियस रेशियो जो होता है वो सेम होता है, यानी ये कहें चार्ज डेंसिटी सेम होती है। नेक्स्ट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सबको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने ग्रुप से एग्जैक्टली सिमिलरिटी शो करते हैं। सेकंड पीरियड वाले जो होते हैं वो एग्जैक्टली शो नहीं करते क्योंकि सेकंड वाले डायगोनल रिलेशनशिप शो कर जाते हैं। तो सेकंड पीरियड वालों को तो कहेंगे ब्रिज एलिमेंट और थर्ड वालों को कहेंगे टिपिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखें इसके बाद में सिक्स्थ पीरियड, जैसा हमने कहा था लॉन्गेस्ट है, इसमें ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं और वो S, P, D, F सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, इसीलिए लॉन्गेस्ट भी है। 32 एलिमेंट्स थे इसके अंदर।
लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस। इस लॉन्ग फॉर्म को हम, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्लाइड देखी थी जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, उसकी बात चल रही है कि लेफ्ट पोर्शन जो होता है, जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जिसको हमने फर्स्ट ए सेकंड ए कहा था, वो एस ब्लॉक, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप बन गए थे। राइट पोर्शन जो है उसमें आएंगे नॉन मेटल्स, और जिसको हमने नाम दे दिया थर्ड ए टू सेवंथ ए, मेटल्स भी आएंगे इसके अंदर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको हमने, या लॉन्ग फॉर्म में इसी को हमने कहा था 13 टू 18 ग्रुप। 0 ग्रुप यानी 18 ग्रुप, पी ब्लॉक। मिडिल पोर्शन जो था वो डी ब्लॉक के लिए था, डी ब्लॉक, और उसमें थर्ड ए टू 7 बी एंड 8th ग्रुप, फर्स्ट ए फर्स्ट बी भी इसके अंदर था। और इसी को हमने लॉन्ग फॉर्म में ग्रुप नंबर 3rd to 12 नाम दिया था, 3rd to 12, और ये हमने कह दिया इसको डी ब्लॉक। बॉटम पोर्शन में आता है एफ ब्लॉक, जिसको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 3rd ए ग्रुप में रखा, और उसी को हमने लॉन्ग फॉर्म के अंदर 3rd ग्रुप में रखा है। नेक्स्ट देखें, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेज हैं वो है 0 या 18th ग्रुप, जिसमें सारी की सारी गैसेज हैं। एक अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें सब गैसेज हैं, अकेला ऐसा ग्रुप, इनर्ट गैसेज। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज देखें इसमें। पीरियोडिक टेबल में अगर हम कहें कि नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स 11 है, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैसेस, ये सब मिलाकर 11 गैसेस हैं। अगर हम लिक्विड एलिमेंट्स की बात करते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं लिक्विड में, और वो हैं सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी, यूयूबी। एक ब्रोमीन भी है जो लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट इसके बाद में है 3rd ग्रुप या 3rd बी ग्रुप, जिसको हम एफ ब्लॉक जिसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इसको हमने लॉन्गेस्ट ग्रुप कहा है क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। अब 32 में कौन कौन से हैं? 14th लेंथेनॉइड, 14 एक्टिनॉइड, 14 यानी 28 तो ये हो गए। उसके अलावा स्कैंडियम, इट्रियम, लॉरेंशियम और एक्टिनियम, सॉरी लेंथेनम और एक्टिनम, ये टोटल 32 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के इस ग्रुप में। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज देखें। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिनकी नेमिंग हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, या जिनकी नेमिंग हमें करनी है, या जो एलिमेंट डिस्कवर लेट हुए हैं, उनकी नेमिंग के लिए IUPAC ने एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर्स को कुछ नेमिंग कर दी, जैसे 0 को निल, 1 अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। ये मोर देन 100 एलिमेंट्स, मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के लिए यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 101 है, तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या था? अन, 0 का मतलब क्या था? निल, और अगेन 1 का मतलब अन। लास्ट में EM लगा देंगे, मेटल्स हैं इसलिए लास्ट में EM लगेगा। ऐसे ही 102 अन निल बाइयम, अन निल ट्रायम, और इस तरह से अन निलियम, 1110। तो इस तरह से हम कोई भी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं मोर देन 100 एटॉमिक नंबर के लिए। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप, कि हम कैसे एक पीरियड और एक ग्रुप को डिटरमाइन करें पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो उसमें पीरियड को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। कैसे? अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो आउटर शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे यहां पर 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, यहां पर है 5, जो भी आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही पीरियड नंबर, वही पीरियड नंबर हो जाएगा। जैसे यहां पर ये 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम यहां पर पीरियड तो कर सकते हैं। अब
ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं या ब्लॉक नंबर कैसे डिसाइड करें, तो ब्लॉक जो नंबर दिए जाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वही हो जाएगा ब्लॉक नंबर। ठीक है, पीरियड नंबर में तो क्या था, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताते हैं, और ब्लॉक नंबर में लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3d8 यानी डी में, तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा होता, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखें ग्रुप नंबर, कि ग्रुप नंबर को कैसे डिसाइड करें। तो ग्रुप नंबर वेरिएबल होता है, सब में वेरिएबल होता है। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन सब सेल में जा रहा है, उसमें S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप। डी ब्लॉक के अंदर अपन कैसे डिसाइड करते हैं, डी ब्लॉक के अंदर होता है कि डी सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, डी में जितने इलेक्ट्रॉन है +2, डी इलेक्ट्रॉन +2, ये हो जाएगा ग्रुप नंबर डी के लिए। ठीक है, एफ का फिक्स है, एफ का तो थर्ड ग्रुप ही है। और पी ब्लॉक के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं, पी ब्लॉक के लिए 10 + NS NP इलेक्ट्रॉन, ये ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक के लिए। तो सबके लिए अलग अलग होगा ब्लॉक नंबर। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिनका वेरिएशन अपने को देखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर्स। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है वैलेंसी, और ये वैलेंसी हम जनरली ये रेस्पेक्ट में लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। जनरली हाइड्रोजन में इजी रहता है, जितने भी हाइड्रोजन किसी एलिमेंट से अटैच्ड हैं वही उसकी वैलेंसी, या जितने क्लोरीन जिससे अटैच्ड हैं वही उसकी वैलेंसी। जैसे सोडियम NaH NaCl वैलेंसी 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है वैलेंसी 2, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन वैलेंसी 3, यहां पर भी 3 है 3, तो यहां पर भी वैलेंसी जो है फास्फोरस की, जैसे सल्फर की वैलेंसी यहां पर हो गई 2, ठीक है, और यहां फास्फोरस जो है इसकी वैलेंसी हो गई 3, इस तरह से। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे जिसकी भी वैलेंसी अपने को देखनी हो। ठीक है, और ये वैलेंसी देखो कैसे चेंज हो रही है, पहले ये वैलेंसी इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी और देन डिक्रीज होती चली जाएगी। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में इस तरह से चलता है। नेक्स्ट देखें डेंसिटी। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी जो है ये है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो एक एक शेल इंक्रीज होता है। फर्स्ट पीरियड में 1 शेल, सेकंड पीरियड में 2 शेल, पीरियड नंबर यानी शेल नंबर। शेल इंक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसमें मास नंबर उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसलिए क्या होता है कि जैसे ही हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते जाते हैं मास ज्यादा इंक्रीज होता है, वॉल्यूम कम। तो मास जो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है टॉप टू बॉटम आते हैं तब। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, और मास धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो डेंसिटी जो होती है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, हालांकि ये मिडिल में जाकर बहुत ज्यादा हो जाती है, अगेन फिर डिक्रीज होने लग जाती है। तो पीरियड के अंदर डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, लेकिन एक ग्रुप में रेगुलर इंक्रीज। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं, ये है डेंसिटी। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल की, और ये है एटॉमिक साइज। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसका एक तरह से ये एप्लीकेशन है एटॉमिक साइज, या एटॉमिक साइज एक तरह से कहें तो आगे आने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये फैक्टर। एटॉमिक साइज होता क्या है, अगर हम एक एटम की बात करें, जैसा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा था कि एटम जो होता है ये एक तरह से राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो राउंड शेप में जो एटम होता है इसमें हमने वहां पर देखा था जो डिफरेंट मॉडल्स थे कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में रोटेट होते रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट और न्यूक्लियस, इसके बीच में जितनी डिस्टेंस होगी
उस डिस्टेंस को हम कह देंगे एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। और एटॉमिक रेडियाई से ही हम बना लेते हैं एक राउंड, एक सर्कल, ठीक है। तो स्फेरिकल ये एक एटम बन जाएगा। तो स्फेरिकल जो होता है उसमें हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां हमने रेडियस किसको कहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के इन डिस्टेंस जो है इन बिटवीन दीज, ठीक है। अब ये जो हम देखें एटॉमिक रेडियाई जो है डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं अगर हमारे पास दो डिफरेंट एटम हैं और दोनों डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस आएगी, दो डिफरेंट एटम के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस आएगी, अगर हम उसका भी हाफ कर दे, जैसे मान लो ये डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है, इसका भी हाफ कर दे तो भी एटॉमिक रेडियाई आ जाएगी, ठीक है। हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, इनको हमने कहा न्यूक्लियर डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है, हम एटॉमिक साइज में एटॉमिक रेडियस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने कहा स्फेरिकल है, रेडियस से हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखें, अब ये एटॉमिक रेडियस जो है ये कितने टाइप की हो सकती है, कितने टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, और इसके अलावा यहां पर हम देखें मेटेलिक रेडियाई एंड वैन डर वाल्स रेडियाई। ये 4 कैटेगरी हमने डिवाइड की हैं। एक एक करके इन कैटेगरी को अगर हम देखें तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है कोवेलेंट रेडियस, जिसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है दोस्तों। अब ये कोवेलेंट रेडियस है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में मिलेगी, कोवेलेंट बॉन्ड में मिलेगी। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दो एटम्स के बीच में, यहां पर अगर हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ये ओवरलैपिंग से बनता है। ये न्यूक्लियस है इनके, और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक रेडियाई। तो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, तो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक रेडियाई हमें मिलेगी ये एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई से कम मिलेगी, लेस देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग होने की वजह से यहां पर रेडियस कम मिलेगी। तो ये तो था फर्स्ट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। नाउ हम देखते हैं अब आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखें आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में आयंस बनेंगे, और आयंस जो होंगे वो आयंस होंगे कैटायन एनायन। कैटायन एनायन इनके आयंस होंगे। अब कैटायन कैसे बनेगा, तो कैटायन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बनेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा। तो यहां पहले हमने देखा कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियाई, कैटायन बनेगा इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि जो आउटर शेल है वो ही गायब हो जाए, और आउटर शेल ही गायब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई थी वो डिक्रीज हो गई, कैटायनिक रेडियाई उससे कम मिलेगी यहां पर हमें। तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कैटायनिक रेडियस से बड़ी होती है, क्योंकि कैटायन बनने से एक तो यहां पर हम कहें कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इंक्रीज होने से एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा हल्का सा, तो रेडियस डिक्रीज। अब कैटायन की जो साइज है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इफेक्टिव या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा हम कहेंगे कि आउटर इलेक्ट्रॉन पर उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा और साइज डिक्रीज हो जाएगी कैटायन की। तो यहां जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, Fe+2 Fe+3, जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं या ये कहें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, साइज धीरे धीरे कम होती जा रही है। चलिए कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनायनिक रेडियाई के बारे में। एनायन कैसे बनेगा, एनायन कैसे बनेगा, तो एनायन बनने का तरीका क्या है, एनायन बनने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस में, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, तो उन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा, इससे साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो जो एनायनिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस से हमें ज्यादा मिलेगी। अब अगर हम कैटायन और एनायन
इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हम एक बना रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, पोटेशियम K प्लस, कैल्शियम +2, आर्गन S-2 और Cl-1, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन डिफरेंट है। तो यहां पर जो जेड इफेक्टिव आएगा वो सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी साइज उतनी ही ज्यादा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही साइज कम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जितना ज्यादा नेगेटिव उसकी साइज उतनी ही ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उसकी साइज उतनी ही कम। चलिए कुछ और कंपैरिजन देखते हैं इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं वैन डर वाल रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में नेक्स्ट कंपैरिजन जो है वैन डर वाल रेडियाई का। और वैन डर वाल रेडियाई जो है ये किस में मिलेगी, ये इनमें मिलेगी जिनमें एक तरह से हम कहें कोई अट्रैक्शन जो है आपस में नहीं होता, या बहुत वीक अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस या ये कहें मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये मोस्टली नोबल गैसेस में मिलती है। नोबल गैसेस में तो इन बिटवीन एटम्स मिलेगी, इसके अलावा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में भी मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें ये एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब इसमें क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा तो एटम्स दूर दूर होंगे, और एटम्स दूर दूर होंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ये यहां पर बहुत ज्यादा मिल जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगी। यानी वैन डर वाल रेडियाई जो है एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई से हमेशा ज्यादा मिलेगी, हमेशा। और वैन डर वाल रेडियस है ये कोवेलेंट रेडियस से भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस हम जिनको बोलते हैं, इनमें केवल और केवल वैन डर वाल रेडियाई ही मिलती है। लेकिन जो नॉन मेटल मॉलिक्यूल हैं, जैसे नॉन मेटल मॉलिक्यूल हमने ये बना दिया, एक नॉन मेटल मॉलिक्यूल ये है, दूसरा नॉन मेटल मॉलिक्यूल ये है, इनमें भी जो डिस्टेंस है इसका भी हम हाफ कर सकते हैं। इसमें वैन डर वाल रेडियाई भी मिलेगी और एटॉमिक रेडियाई, सॉरी कोवेलेंट रेडियाई, ये कोवेलेंट रेडियाई, ये वैन डर वाल रेडियाई, दोनों मिलेंगे। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इनका, तो वैन डर वाल रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस का ऑलमोस्ट डबल मिलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। तो अब हम अगर तीनों को कंपेयर करें, वैन डर वाल, कोवेलेंट और यहां पर हम कहें मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक मेटल्स में मिलेगी। और मेटल्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे, और सॉलिड स्टेट में होंगे तो सॉलिड स्टेट के अंदर हम देखेंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऑलमोस्ट अटैच रहेंगे। यानी मेटेलिक रेडियाई जो होती है वो एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई के बहुत क्लोज होती है, क्योंकि जो मेटल्स होंगे उसमें एटम्स जो होंगे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहां पर जो वेरिएशन आएगा, वैन डर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेंगे। एटॉमिक साइज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक एक करके देखें। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, प्रोटॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी ही साइज डिक्रीज हो जाएगी। यानी जैसे एक एग्जांपल हम देखें, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ हम जा रहे हैं, यानी एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सेल तो वही है, सेम सेल है, लेकिन इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें एक ही सेल में जब प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो उसमें जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता चला जाता है, और इस तरह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम देखें नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ सेल का मतलब ये हो गया जितने ज्यादा, जैसे ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, जितने ज्यादा सेल इंक्रीज होंगे साइज उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ये होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कितना रिपेल कर रहे हैं।
कितना रिपल्शन कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, साइज उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखें कुछ और फैक्टर्स जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ, अब ये आयनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं हम, कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतनी ही कम, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतनी ही ज्यादा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है, ये कोवेलेंट के अंदर आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि कोई एटम अपने दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना पा रहा है। जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसमें जो क्लोजनेस है, जो ओवरलैपिंग है, वो उतनी ही ज्यादा आ जाएगी, और ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी साइज उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे यहां पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता जा रहा है साइज डिक्रीज होती चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें पीरियोडिक वेरिएशन, कि कैसे वेरिएशन होता है एक एटॉमिक साइज का पीरियड में। चाहे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम साइज का डिफरेंस देखेंगे, या फिर टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप की बात करेंगे। पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता चला जाता है, साइज डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम देखें वैसे तो यहां पर हम अचानक से एक वेरिएशन आता है नियोन इनर्ट गैसेस में, और वो इसलिए आता है क्योंकि नियोन में हमें केवल और केवल वैन डर वाल रेडियाई मिलेगी, और वैन डर वाल रेडियाई मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि इनकी साइज सबसे ज्यादा मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रुप के अंदर, और ग्रुप में हमने कहा जैसे जैसे ग्रुप में जाएंगे शेल इंक्रीज होंगे। लिथियम में 2 ही सेल होते हैं, फिर सोडियम 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, साइज इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो था एटॉमिक रेडियाई में नॉर्मल वेरिएशन। अब एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल में बहुत होते हैं, एटॉमिक साइज में भी एक्सेप्शन होता है, और यहां पर हमने देखा ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड एक्टिनाइड जब आते हैं तो यहां पर क्या होता है कि इनको हमने एक ही ग्रुप में एंटर करा रखा है, यानी एक ही ग्रुप में एक साथ बहुत सारे प्रोटॉन आ जाएंगे और बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में आ जाएंगे, और जब प्रोटॉन एक साथ इंक्रीज हो जाएंगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। तो हम देखें जैसे हम स्कैंडियम से इट्रियम की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, इट्रियम से लेंथेनम तक जाते हैं तो भी साइज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन जब जिरकोनियम से हॉफनियम तक आते हैं, क्योंकि यहां पर आते हैं एफ ब्लॉक, यहां पर एफ ब्लॉक एंटर कर जाते हैं, तो जिरकोनियम से हाफनियम तक जाएंगे तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं होती। यहां साइज इंक्रीज होती है लेकिन यहां इक्वल हो जाती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम हॉफनियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें इसके बाद में, तो ये तो था एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, और वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर हम इसको कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर आउटर मोस्ट सेल से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एनर्जी देनी होगी। मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस आइसोलेटेड एटम। अगर गैसियस आइसोलेटेड एटम से हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे हम अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं आउटर मोस्ट का तो इसको कहेंगे IE1 या आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, लेकिन उससे बनेगा कैटायन, और कैटायन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और खास बात यह है कि जो भी नेक्स्ट IP होगा या नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो प्रीवियस आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि हर एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में पहले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा जोर आएगा।
आईपी इज ऑलवेज एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो हमें एनर्जी देनी ही होगी। इसके अलावा इसका मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या ये कहे एनर्जी ही है, जो एनर्जी का मेजरमेंट वही इसका मेजरमेंट, या ये कहें किलो कैलोरी पर मोल, वही एनर्जी की सीक्वेंस, वह एनर्जी के यहां पर कैलकुलेशंस। अब देखें कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज, जितना साइज बड़ा होगा आईपी उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम बड़ा होगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जो प्रोटॉन है उनका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पर कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है वो ज्यादा फील हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है वहां से, तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर मान लो रिपल्शन ऑलरेडी हो रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपस में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है तो उसको रिमूव करना इजी। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, पेनिट्रेशन पावर का मतलब यह होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है, कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम, जैसे यहां पर हम देखें sp-d-f, सबसे क्लोज होता है s ऑर्बिटल, एक सबसेल s सबसेल जो होता है, एक शेल का s सबसेल प्रोटॉन के सबसे क्लोज होता है, फिर p और फिर d और फिर f। जो जितना ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के, जितना प्रोटॉन के या न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उस पर अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा फील होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मुश्किल होगा, पेनिट्रेशन पावर उसमें ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट देखें, एस सबसेल सबसे क्लोज है तो इसका पीडीएफ के कंपैरिजन में ये कहें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही आईपी भी चेंज हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल, अगर कोई ऑर्बिटल स्टेबल है, चाहे वो हाफ फिल्ड हो चाहे फुल फिल्ड हो, तो ऐसे में उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, क्योंकि जो स्टेबल हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देखें जैसे P3, D5, F7 ये तो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और फुली फिल्ड S2, P6, D10, F14। इनमें से अगर इनमें भी बात करते हैं तो जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं इनका आईपी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फुल फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। तो यहां पर हम देखें जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, तो यहां नाइट्रोजन का जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और ये जो इफेक्ट होते हैं, जो ये जो हमने देखे हैं, चाहे वो पेनिट्रेशन पावर हो चाहे वो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो, इनका इफेक्ट केवल अपने एडजेसेंट एटम पर ही लगता है, केवल पड़ोसी पर ही जोर चलता है इनका, केवल एडजेसेंट इफेक्ट। यानी नाइट्रोजन का इफेक्ट केवल कार्बन और ऑक्सीजन पर होगा, फ्लोरीन पर नहीं होगा। तो फ्लोरीन का तो ज्यादा हो जाएगा, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आगे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है एक तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही मुश्किल। नेगेटिव में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी है। नेक्स्ट देखें इसके बाद वेरिएशन। वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जैसे हम देखते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, और साइज इंक्रीज होगी तो आईपी डिक्रीज हो जाएगा, तो आईपी डिक्रीज होता चला जाता है। लेकिन एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम, ये हम देखते हैं कि पहले हम बोरोन से आते हैं एल्यूमिनियम पर और एल्यूमिनियम से गैलियम पर, तो बोरोन से एल्यूमिनियम पर आते हैं तो नॉर्मल चेंज होता है, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम से गैलियम पर आते हैं तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन एंटर करना स्टार्ट हो जाते हैं, डी ब्लॉक के। इससे क्या होता है, इनकी जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, आईपी ऑलमोस्ट इनके सेम हो जाते हैं।
आईपी ऑलमोस्ट सेम, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज सेम थी, लेकिन प्रोटॉन तो एकदम से इंक्रीज हो गए थे। तो प्रोटॉन के एकदम से इंक्रीज होने की वजह से हॉफनियम, जिसका आईपी कम होना चाहिए था, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम से भी ज्यादा हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगर एक पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो यहां पर जो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती है, आईपी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बस दो एक्सेप्शन आएंगे, फुल फिल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाले। इस एक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाला और दूसरा पेनिट्रेशन पावर वाला, ये दो एक्सेप्शन आते हैं इसके अंदर। देखें इसके अंदर अब एप्लीकेशन ऑफ आईपी कि क्या यूज है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो यूज की बात अगर हम करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में सबसे पहले मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। आईपी जितना कम होता है इलेक्ट्रॉन उतना ही इजीली रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज होगा मींस कि उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा आएंगे। तो यहां पर हम देखें कि लो आईपी जो होगा तो मेटेलिक, और अगर जिसका आईपी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना चाह रहे हैं, इसका मतलब उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, नॉन मेटेलिक। रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी की भी सिमिलरली ऐसे ही है। अगर आईपी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिलीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, यानी कि आयनाइजेशन कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे रिएक्टिविटी कम, आयनाइजेशन कैरेक्टर कम होंगे तो रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होगी। नेक्स्ट देखें इसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं, हो सकता है एक ही एटम मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। उनमें से हम स्टेबल किसको कहेंगे, तो वो डिपेंड करेगा आईपी के डिफरेंस पर। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस है ये मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत जोर आ रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंस कम है, अगर वो डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा नेक्स्ट वाला। तो हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी। जैसे एग्जांपल Na+ और Na+2 में 42.7 का डिफरेंस, यानी Na+ मोर स्टेबल। लेकिन मैग्नीशियम की बात करें Mg+ से Mg+2 में ओनली 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहां इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन है बेसिक नेचर। आईपी जितना ज्यादा होता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं, या ये कहें आईपी जितना कम होता है उसमें बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा। तो बेसिक नेचर जो है आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं ऑक्साइड्स के। हम इन ऑक्साइड्स में सीजियम से और लिथियम की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं ऑक्साइड्स के अंदर कि यहां पर जैसे जैसे सीजियम से लिथियम पर जा रहे हैं आईपी इंक्रीज, क्योंकि लिथियम से सीजियम तक डिक्रीज होता चला जाता है। तो जितना कम आईपी होगा बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा। ये तो था आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला था, अब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली जो एंथैल्पी होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसमें अगर हम एक न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रिलीज एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइसोलेटेड गैसियस एटम, जैसे हमने एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी कहा था, मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट जो होती है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है।
यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं, हमेशा नहीं, मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं। नेक्स्ट देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितनी एटम जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा एटम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन बहुत कम है। भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है, और न्यूक्लियस ही दूर चला गया तो आने वाला इलेक्ट्रॉन, या ये कहें न्यूक्लियस का जो लगाव है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पहले से ही रिपल्शन हो रहा है, ऑलरेडी रिपल्शन है, तो फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर स्पेस कम है, या ये कहें आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब बात आ रही है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वो अट्रैक्ट उतना ही ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीट फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। अगर किसी एटम में स्टेबिलिटी आ रखी है, चाहे वो हाफ फील्ड के थ्रू चाहे फुल फील्ड के थ्रू, अगर स्टेबिलिटी है ऑलरेडी, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहेंगे। यानी ऐसे में जो इनकी एफिनिटी है वो जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो। एफिनिटी जीरो होने का मतलब है कि उसका कोई लगाव नहीं रहा इलेक्ट्रॉन पर, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी में तो वेरिएशन आएगा, बट उसकी एफिनिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। नेक्स्ट देखें, अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड पीरियड की, हालांकि ये काम करते हैं, ये जो पॉइंट्स है आगे डिस्कस करेंगे हम कुछ आगे फैक्टर के साथ में। हम डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनर्ट गैसेस की, वो हमने कहा जीरो होती है, जीरो, क्योंकि वो जो इनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेंगे। अब हम वेरिएशन देखना चाह रहे हैं पीरियड्स के अंदर, सेकंड और थर्ड में। तो होता क्या है कि जब हम सेकंड से थर्ड में आते हैं, साइज तो इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है, लेकिन सेकंड पीरियड की साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है। सेकंड पीरियड की जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फील करने लग जाता है। इसलिए जो सेकंड पीरियड जो थर्ड पीरियड जो होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा हो जाती है। अगर हम एक इंडिविजुअल पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि इनमें हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट जिसकी बात हम कर रहे थे सेकंड और थर्ड पीरियड की, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था बाद में भी डिस्कस करेंगे, वो है एक ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाती है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर सेकंड एंड थर्ड पीरियड में ये वेरिएशन थोड़ा अलग है कि सेकंड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड से ज्यादा, क्योंकि सेकंड का कुछ ज्यादा ही साइज जो होता है, टू स्मॉल साइज, बहुत स्मॉल साइज होता है उसका, इस वजह से रिपल्शन होता है। अब जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना, इसमें हम कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं। एक और पॉइंट आएगा, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम इसको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आइसोलेटेड एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक अट्रैक्ट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। टेंडेंसी टू ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और यहां आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ एन एटम, यानी डिफरेंट एटम की, क्योंकि ये तो अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती,
बस कंपैरिजन होता है कि मोर अट्रैक्शन लेस अट्रैक्शन, तो कंपैरेटिवली। लेकिन ये तो वैल्यू है, ये तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू आती है इसमें एटम की, जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू आएगी। रेगुलर चेंज होता है पीरियड में या ग्रुप में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम वेरिएशन आता है, लेकिन एफिनिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, जैसा भी हमने देखा था। इसके अलावा ये यूनिटलेस है, क्योंकि अट्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, बट ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा अभी हमने कहा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाली टेंडेंसी को ही हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कुछ एटम्स जो है, पॉलिंग साइंटिस्ट ने कुछ वैल्यूज डिसाइड की हैं एटम्स के लिए, और उन वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये कुछ वैल्यूज हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, और जब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, एक और चीज, इसमें हम कभी भी इनर्ट गैसेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उनके बीच में रेडियस है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन है, और इनर्ट गैसेस यहां पर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने उनको इनर्ट कहा है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, कुछ वैल्यूज। अब इसमें देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना ही कम। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बाकी किसी में नहीं था वो इसमें आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर होते हैं, और एस कैरेक्टर जो होता है सबसे पास होता है। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% एस कैरेक्टर होते हैं, sp2 में 33% और sp3 में 25%। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन तीनों हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और कार्बन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कार्बन की देख रहे हैं एक बार। कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, sp2 में 2.75 और sp3 में 2.5। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, इसके बाद हम वेरिएशन देखें, और वेरिएशन अगर हम देखें, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अलोंग द पीरियड इंक्रीज। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज। इसके एक्सेप्शन बहुत रेयर हैं जो हमारे कोई काम के नहीं। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या है एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे पहले नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। अगर कोई मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है तो वो एसिडिक होगा, और नॉन मेटेलिक है तो बेसिक। और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटल्स वो होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 है मतलब वो नॉन मेटल, ये तो हो जाएंगे एसिडिक। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 है तो वो हो जाएंगे बेसिक, यानी वो मेटेलिक है। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एसिडिक हो या बेसिक, तो यहां पर जैसे हमने ले लिया AOH, ए कोई भी एटम है, मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी, जो पॉजिटिव बनता है उस पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो A+ बनेगा और OH- रिलीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव वो बनाएगा जिसकी EN कम है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऐसे में हाइड्रोजन ही रिलीज हो जाएगा और H+ रिलीज होगा, यानी वो एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद में लास्ट हम देख रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड।
नेचर ऑफ ऑक्साइड बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड था, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो यहां पर हम देखें, एक ऑक्साइड हमने ए का बनाया है, ए कोई एटम है और इसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बन रहा है। ए मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर ए में और ओ में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर वो मोर देन 2.3 है, मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, तो वो बेसिक हो जाएगा। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब डिफरेंस जो है वो 2.3 से कम है, तो इसका मतलब वो एसिडिक होगा। और अगर 2.3 है तो एम्फोटेरिक। जैसे यहां पर एक एग्जांपल भी हमने लिया है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन, पीबी, SnO2, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक हैं, ऑल आर एम्फोटेरिक। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल हैं, ना एसिडिक है ना बेसिक है, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो दोस्तों ये था पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज और इनके एक्सप्लेनेशंस, इनके यूजेस, इनके एप्लीकेशंस, इनके वेरिएशंस। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।